सही आ रहा? हाँ, नमस्कार सभी को। कैसे सब? बढ़िया, मस्त एकदम। हाँ, मस्त रहना एकदम, है ना। अपनी जो हिंदी व्याकरण की बातचीत हो रही थी ना, हिंदी व्याकरण की जो अपनी बातचीत हो रही थी, इस हिंदी व्याकरण की बातचीत में अपना जो हिंदी व्याकरण का दूसरा अंग, कौन सा अंग? दूसरा अंग, जिसका नाम शब्द विचार। इस शब्द विचार के बारे में अपन बातचीत कर रहे थे। वो शब्द विचार में अपन ने सबसे पहले पढ़ा था, जो हम पढ़ चुके हैं, उत्पत्ति के आधार पे शब्द के प्रकार जो 5 थे, है ना। उसके बाद व्युत्पत्ति के आधार पे शब्द प्रकार अपन पढ़ चुके हैं। आज हम जो पढ़ेंगे अपना तीसरे नंबर का जो टॉपिक है, अर्थ के आधार पे। किसके आधार पे? अर्थ के आधार पे शब्दों के प्रकार। क्या रहने वाला है? अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार। अर्थ के आधार पे शब्द प्रकार। और मैंने अर्थ के आधार पे शब्द प्रकार की जब अपन ने बात की, तो क्या कि अर्थ के आधार पे शब्द के प्रकार क्या होंगे? पहला प्रश्न तो यही बनता है कि अर्थ के आधार पे शब्द प्रकार कितने होंगे, क्या होंगे। तो जब मैंने आपको इसका बेसिक पढ़ाया था, क्या क्या पढ़ना है ये पढ़ाया था, तब बताया था कि अर्थ के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होंगे? 2। मैंने आपको सीधा सा कहा है कि अर्थ के आधार पे 2 प्रकार के कितने होंगे? कितने प्रकार के? 2। और दोनों प्रकार में कौन कौन से होंगे? अब आप देखना, ये जो 2 प्रकार है, इन 2 प्रकारों में पहला जो हमारे पास होगा वो आएगा सार्थक शब्द, और दूसरा जो आएगा हमारे सामने वो आएगा निरर्थक शब्द। दूसरा कौन सा आएगा? निरर्थक शब्द। पहला सार्थक और दूसरा निरर्थक। क्या होता है सार्थक, क्या होता है निरर्थक, ये अपने को ध्यान रखना है। तो देखो, बेसिकली अपने को ध्यान ये रखना है कि अर्थ के आधार पे, इसके आधार पे, अर्थ के आधार पे शब्द 2 ही प्रकार के होंगे। एक तो वो जिनका अर्थ होगा, एक वो जिनका अर्थ नहीं होगा। सार्थक जो शब्द हैं, सार्थक को अगर अपन तोड़ें तो ये बनता है स धन अर्थ अर्थ धन कर। स एक उपसर्ग है, और स इस उपसर्ग का प्रयोग हम लेते हैं सहित अर्थ में। किस अर्थ में? सहित या फिर साथ में। सहित या फिर साथ में, इस अर्थ में अपन इसको लेते हैं। अर्थात किसके साथ में? तो हमें पता है किसके साथ में? अर्थ के साथ में। किसके साथ में? अर्थ के साथ में। अर्थात ऐसे शब्द जिनका क्या होता है? अर्थ होता है। जिनका अर्थ होता है वो क्या कहलाते हैं? सार्थक कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? सार्थक। और निरर्थक, निरर्थक को अगर तोड़ते हैं तो इसमें निकलता है निर धन अर्थ धन कर। निर भी एक उपसर्ग है, और इस निर उपसर्ग का प्रयोग हम लेते हैं किसमें? रहित अर्थ में। किस अर्थ में? रहित। रहित क्या है? अर्थ। जो अर्थ रहित है, अर्थात जिसमें अर्थ नहीं है, वो क्या कहलाएंगे? वो निरर्थक शब्द कहलाएंगे। जिसमें अर्थ है वो सार्थक, जिसमें अर्थ नहीं है वो क्या कहलाएंगे? निरर्थक। तो अगर हम बात करें तो इसमें एक चीज तो हमें पता चल गई, देखिए क्या पता चला कि पहली बात इस सार्थक शब्द के बारे में अपने को अगर ध्यान रखनी है, तो पहली बात क्या ध्यान रहेगी कि इनका निश्चित अर्थ होता है। इनका क्या होता है? निश्चित अर्थ होता है। इनका निश्चित अर्थ होता है। और निरर्थक के बारे में क्या पता चला? निरर्थक के बारे में पता चला कि इनका निश्चित अर्थ नहीं होता। तो इनके बारे में लिखेंगे अपन, इनका कोई अर्थ नहीं होता। इनका कोई क्या नहीं होता? अर्थ नहीं होता है। सार्थक का अर्थ होगा और निरर्थक का अर्थ नहीं होगा।
और क्या, देखो इसकी एक और विशेषता बताने से पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो सार्थक शब्द है इनका प्रयोग कैसा होता है, स्वतंत्र रूप से इनका प्रयोग होता है। इनका प्रयोग कैसे होता है, स्वतंत्र रूप से इनका प्रयोग होता है। और ये जो निरर्थक शब्द है इनका प्रयोग स्वतंत्र नहीं होता, इनका प्रयोग स्वतंत्र नहीं होता। अगर स्वतंत्र नहीं होता तो सर फिर कैसे होता है, तो अपने को ध्यान रखना है कि इन सार्थक शब्दों के साथ में किसका प्रयोग होता है, निरर्थक शब्दों का प्रयोग होता है। तो मैं अपन लिखें, देखो कैसे होता है वो भी मैं बताऊंगा, पहले अपन लिखते थे। चलो पहले मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अपन मान लो ऐसा कि हम किसी दोस्त के यहाँ पे गए, किसी दोस्त के घर पे गए और दोस्त के घर पे जाकर अपन बैठ गए, है ना। दोस्त के घर पे जाके बैठ गए तो हमारा दोस्त हमसे पूछता है कि क्या, अपना दोस्त अपन से क्या पूछेगा कि यार बहुत दिनों के बाद आए हो, बहुत दिनों के बाद आए हो, तो चाय भाई लीजिए, क्या बोलेगा, चाय वाई लीजिए, क्या लीजिए, चाय वाई लीजिए। अब जैसे ही इसने कहा कि क्या लीजिए, चाय वाई लीजिए, तो हमारा दिमाग खराब हो गया। क्या, हमने कहा कि भाई ये चाय तो ठीक है, चाय तो ठीक है, ये वाई क्या है, चाय तो ठीक है लेकिन वाई क्या है। फिर हमारा एक दोस्त आया, उसने कहा कि चलो चाय वाई छोड़िए, चाय वाई छोड़िए, खाना वाना खा लीजिए। क्या कहा, खाना वाना खा लीजिए। फिर हमने कहा कि खाना तो ठीक है, खाने तक तो ठीक है, ये वाना क्या है, ये वाना क्या है। तो ध्यान रखना, देखो खाने का तो एक निश्चित अर्थ होता है, चाय का तो एक निश्चित अर्थ होता है, वाई का निश्चित अर्थ होता है क्या, नहीं होता। खाने का निश्चित अर्थ होता है, वाने का कोई निश्चित अर्थ होता है क्या, नहीं होता, नहीं होता ना। मतलब चाय का हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकते हैं कि सीधा कह सकते हैं क्या पी लीजिए, चाय पी लीजिए, क्या पी लीजिए, चाय। हम ऐसे भी कह सकता था, वो क्या कह सकता था, क्या हो चाय पी लीजिए। लेकिन क्या वो ऐसे कह सकता है कि चाय छोड़ो आप तो वाई पी लीजिए, ऐसे कह सकता है कि आप तो चाय छोड़ो क्या पीनी है, वाई पी लीजिए, नहीं कह सकता। क्यों, क्योंकि ये जो वाई शब्द है, ये पीछे वाले जो शब्द है वाई और वाना, ये कैसे है, ये निरर्थक है, कैसे है, निरर्थक। और ये चाय और खाना क्या है, सार्थक शब्द हैं, और इसीलिए इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग हो सकता है। जरूरी नहीं ऐसा ही बोले कि खाना वाना खा लीजिए, वो सीधा अपन से यूं भी बोल सकता था कि केवल खाना खा लीजिए, क्या कर लीजिए, खाना खा लीजिए, वो ऐसे भी बोल सकता था। तो समझ में आ गया। तो कौन से होंगे, ये तो हो गए सार्थक और ये हो गए निरर्थक। अब हमें यहाँ एक चीज समझ में आ गई कि सार्थक शब्दों का हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन निरर्थक शब्दों का हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर सकते। इनका प्रयोग केवल सार्थक शब्दों के साथ ही होगा। तो देखिए, इनका निश्चित अर्थ होता है और दूसरा इनका स्वतंत्र प्रयोग होता है। कैसा होता है, स्वतंत्र प्रयोग होता है, और इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं, और स्वतंत्र प्रयोग नहीं तो क्या वो कहाँ होता है, तो इनका होता है सार्थक शब्दों के साथ प्रयोग। किनके साथ प्रयोग होगा, सार्थक शब्दों के साथ इनका प्रयोग होगा, सार्थक शब्दों के साथ इनका प्रयोग होगा, ये अपने को ध्यान रखना है। और आप पूछे कि सर सार्थक शब्दों के साथ प्रयोग हो तो इनके उदाहरण बता दो, तो जैसे एक तरफ में लिख रहा हूं सार्थक और एक तरफ में लिख रहा हूं निरर्थक। देखो पहला वही चाय, निरर्थक क्या होगा, वाई। दूसरा अपन कहते हैं क्या कर लो, खाना, क्या, वाना। अब हम मार्केट गए और हमारे दोस्त के साथ गए, तो उसने कहा कि यार आज तो क्या हम पनवाड़ी की दुकान के यहाँ से गुजर रहे थे, तो कैसा करते हैं एक आध पान वान खा लेते हैं। क्या खा लेते हैं, पान वान। तो क्या, पान वान, क्या, पानवान। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, तो हमारा दोस्त बहुत पढ़ाकू था, हमारा दोस्त क्या था, बहुत पढ़ाकू था, तो उसने कहा कि चलो पढ़ाई वढ़ाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, पढ़ाई वढ़ाई कर लेते हैं। अब उसने यूं तो नहीं कहा डायरेक्ट, उसने यूं नहीं कहा कि ऐसा करते पढ़ाई तो नहीं करते अपन, ऐसा करते डायरेक्ट वढ़ाई कर लेते हैं।
क्यों नहीं कहा? क्योंकि वडाई एक निरर्थक शब्द है, इसका प्रयोग स्वतंत्र नहीं होता। देखो अगर बेसिक बात अगर मैं आपको बताऊं तो अर्थ के आधार पे जो शब्द हैं इनमें से ज्यादा प्रश्न पूछा नहीं जाता। इसमें से केवल एक ही प्रश्न बनता है। वो प्रश्न क्या बनता है? वो प्रश्न बनता है कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। केवल ये वाला बनता है, केवल ये वाला कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होंगे, केवल ये प्रश्न बनता है। ये प्रश्न कतई नहीं बनता कि कौन सा सार्थक है, कौन सा निरर्थक है, ये वाला प्रश्न नहीं बनता। लेकिन फिर भी आप इसका स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। इसके बाद इसके उदाहरणों का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अब हमारा जो अगला प्रकार या अगला आधार हमारा जो आता है शब्दों के वर्गीकरण का, जो शब्द विचार में सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है, हमारे बहुत सारे मित्रों को इसकी बेसब्री से इंतजार था कि सर आप तो पता नहीं क्या क्या पढ़ाए जा रहे हो, हमारा जो संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण है वो तो कहाँ गया, आपने बिल्कुल गायब कर दिया। तो वो आने वाला है अब जो उसका सार मैं आपको बताऊंगा, और वो क्या रहने वाला है, वो आधार हमारा रहने वाला है। देखो हमारा आधार क्या रहेगा, विकार या बदलाव या रूप परिवर्तन। विकार या बदलाव या रूप परिवर्तन के आधार पर, और विकार या बदलाव या रूप परिवर्तन के आधार पर यदि हम बात करें कि शब्द कितने प्रकार के होंगे, ये हमारा प्रश्न है। क्या कि विकार, बदलाव या रूप परिवर्तन के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होंगे, तो हमारा उत्तर होगा कि साहब इसके आधार पे शब्द कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के होंगे। यहां तक हमारा प्रश्न रहा कि विकार, रूप परिवर्तन या बदलाव के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होंगे, तो शब्द कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के। अब अगला सवाल क्या आता है? अगला सवाल ये आता है कि सर वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं? तो मैंने आपको बताया था कि अगर बदलाव हो रहा है, अगर क्या हो रहा है, अगर बदलाव हो रहा है, देखो क्या करेगा, विकार का मतलब बदलाव, तो कुछ शब्द ऐसे होंगे जिनमें बदलाव होगा और कुछ शब्द ऐसे होंगे जिनमें बदलाव नहीं होगा। तो 2 प्रकार कौन कौन से? तो वो 2 प्रकार होंगे। पहला जो आता है विकारी शब्द, पहला शब्द कौन सा आता है? विकारी शब्द। और दूसरा जो आता है अविकारी शब्द। पहला कौन सा आता है? पहला आता है विकारी शब्द, और दूसरा कौन सा आता है? दूसरा आता है अविकारी शब्द। पहला कौन सा? तो पहला विकारी शब्द, और दूसरा कौन सा? तो दूसरा अविकारी शब्द। बहुत सारी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है कि विकार या रूप परिवर्तन के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होंगे, तो 2 प्रकार के होंगे। 2 प्रकार कौन कौन से? पहला विकारी और दूसरा अविकारी। पहला विकारी और दूसरा अविकारी। देखो विकार का मतलब क्या होता है? देखो अगर हम विकारी शब्द की बात करें तो क्या होता है विकारी, क्या होता है अविकारी, ये अपने को ध्यान रखना है। उससे पहले मैंने आपको बताया था कि विकार या किसी शब्द को हम परिवर्तन करेंगे तो शब्द परिवर्तन की मैंने आपके सामने इकाइयां प्रस्तुत की थी। वो शब्द परिवर्तन की कितनी इकाइयां थी? 4 इकाइयां। कितनी इकाइयां थी? 4। देखो शब्द
परिवर्तन की इकाइयाँ। शब्द परिवर्तन की इकाइयों की बात करें तो मैंने कहा था शब्द परिवर्तन की 4 इकाइयाँ होंगी। शब्द परिवर्तन की कितनी? 4। और वो 4 इकाइयाँ कौन कौन सी होगी? तो वो 4 इकाइयाँ होंगी, पहली लिंग, दूसरी वचन, तीसरी कारक और चौथी क्या होगी? चौथी काल। चौथी क्या होगी? काल। अब आप थोड़ी सी देर इनको समझे कि शब्द परिवर्तन कैसे होगा, लिंग के आधार पे कैसे होगा, वचन के आधार पे कैसे होगा, कारक के आधार पे कैसे होगा और काल के आधार पे कैसे होगा। देखो, यदि हम बात करें कि सर लिंग के आधार पे अपन शब्द को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, तो जब हम पढ़ेंगे तो लिंग के आधार पे, जैसे मैंने लिखा एक शब्द लड़का, एक शब्द क्या है? लड़का। लड़का क्या है? पुल्लिंग। लड़का क्या है? पुल्लिंग। और जैसे ही मैंने इस लड़के को क्या बना दिया? इस लड़के को मैंने बना दिया लड़की, तो ये क्या हो गया? स्त्रीलिंग। अर्थात लिंग बदला तो शब्द भी बदल गया, लिंग बदला तो क्या बदल गया? शब्द भी बदल गया। ऐसे हम कर सकते हैं लिंग के आधार पे। सर वचन के आधार पे कैसे बदलोगे? वचन के आधार पे कैसे बदलोगे? तो देखो, मैंने लिखा गाय। मैंने एक शब्द लिखा क्या? गाय। अब गाय का मतलब एक गाय है, एक वचन है, एक गाय है, एक वचन है। और वचन कितने होते हैं? 2। एक वचन और बहुवचन। लिंग भी कितने होते हैं? 2, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब देखो, गाय है और जैसे मैंने इसको क्या लिखा? गायें। जैसे इसको क्या लिखा? गायें, तो ये क्या बन गया? बहुवचन। क्या बन गया? बहुवचन बन गया। तो ये शब्द ऐसा था और जैसे मैंने इसको बहुवचन बनाया तो इस शब्द में क्या आ गया? परिवर्तन आ गया। अब आता है काल के आधार पे कैसे होगा? सर काल के आधार पे कैसे होगा? तो देखो, कोई वाक्य आता है, कोई शब्द आता है, कह रहा है, देखो एक तो आता है गया, एक आता है जाता, जाता है, और एक आएगा जाएगा। जाएगा। देखो, गया मतलब चला गया, गया मतलब चला गया, तो ये तो भूतकाल में हो गया। जाता है वर्तमान काल में हो गया और जाएगा भविष्य काल में हो गया। मतलब काल के आधार पे भी हम शब्द को ऐसे बदल सकते हैं। अब बचा लास्ट वाला कौन सा? कारक के आधार पे। कि सर कारक के आधार पे कैसे बदलोगे? कारक के आधार पे कैसे बदलोगे? तो देखो, कारक के आधार पे जब हम बदलेंगे तो वाक्य को बदलेंगे। कारक की क्या होती है? विभक्तियां। कारक की क्या होती है? विभक्तियां। देखो, एक आया कि राम ने शाम को पत्र लिखा। राम ने शाम को क्या लिखा? पत्र लिखा। कर्ता ने विभक्ति होती है कर्ता कारक की, और को विभक्ति होती है कर्म कारक की। अब इस वाक्य में कर्ता कौन है? राम, और कर्म कौन है? श्याम, है ना। अब देखो, अब मैं जैसे ही लिखूं कि श्याम ने राम के पत्र का जवाब दिया। राम ने श्याम के पत्र का क्या दिया? जवाब दिया। अब देखो, ये ने किसके साथ आ गया? श्याम के साथ। मतलब कर्ता कौन हो गया? श्याम, और कर्म कौन हो गया? कर्म कौन हो गया? कर्म हो गया राम। कौन हो गया? राम। मतलब ऐसे भी हम इसको बदल सकते हैं। ये तो है कि कैसे हम बदल सकते हैं, और भी हम जैसे जब इनको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, लिंग वचन कारक और काल को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, तो अपन इसके बारे में बातचीत करने वाले हैं। अभी हमारा जो क्या है कि रूप परिवर्तन बदलाव या विकार के आधार पर शब्द के जो प्रकार हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। देखो, विकार का मतलब क्या होता है? विकार का मतलब ऐसे शब्द, विकार का मतलब होता है
बदलाव या अपन कह सकते हैं परिवर्तन। क्या हो सकता है? विकार का मतलब बदलाव या परिवर्तन। और अगर इसको हम बात करें तो क्या है? अधन विकारी। अधन विकारी, एक उपसर्ग है और अ उपसर्ग का प्रयोग हम करते हैं नहीं के अर्थ में। इसका मतलब जिसमें बदलाव नहीं हो। तो अविकारी का मतलब क्या हो गया? बदलाव या परिवर्तन नहीं। ये तो बेसिक बात हो गई कि सर इसकी परिभाषा क्या होगी विकारी शब्द की। तो इसकी परिभाषा की अगर हम बात करें तो वो होगी वे शब्द जिन्हें लिंग वचन कारक वे काल के आधार पर बदला जा सके। जिनको लिंग वचन कारक और काल के आधार पर बदला जा सकेगा वो कौन से होंगे? विकारी। और इधर कौन से होंगे कि जिन्हें लिंग वचन कारक वे काल के आधार पर नहीं बदला जा सके। जिन्हें लिंग वचन व कारक व काल के आधार पर नहीं बदला जा सके वो कौन से होंगे? अविकारी। और जिन्हें बदला जा सके वो कौन से होंगे? विकारी। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब आगे क्या सर? तो आगे अपने को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न जो बनेगा वो बनेगा कि ये विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं और अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं या कौन कौन से होते हैं। विकारी कितने प्रकार के होते हैं और अविकारी कितने प्रकार के होते हैं। क्योंकि यहाँ से भी कभी कभी छोटा प्रश्न बन जाता है कि कौन सा विकारी है कौन सा अविकारी है। ये भी अपने को ध्यान रखना। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो। देखिए अब हम बात करते हैं पहले कि सर विकारी कितने होंगे। तो अगर अपन से पूछे कि विकारी कितने होंगे तो अपने को याद रखना कि विकारी कितने होते हैं? 4। विकारी कितने होते हैं? 4। और अपन से पूछे कि सर अविकारी कितने होंगे? अविकारी कितने होंगे? तो अविकारी भी अपने को ध्यान रखने, ये भी कितने होते हैं? 4। 4 ही विकारी होते हैं, 4 ही अविकारी होते हैं। देखो कौन कौन से, तो बताओ सर कि विकारी शब्द कौन कौन से होंगे। तो ध्यान रखना विकारी शब्द में पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा उपसर्ग, संज्ञा सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा क्या होगा? चौथा होगा क्रिया। चौथा क्या होगा? क्रिया। विकारी शब्द 4 होते हैं। 4 में पहला कौन सा? संज्ञा, दूसरा कौन सा? सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा क्रिया। ये कौन से हैं? ये विकारी हैं। जो कौन से हैं? 4, जिनको हम किसको? लिंग वचन कारक और काल के आधार पे बदल सकेंगे। अब दूसरे अविकारी 4 कौन से हैं? तो अविकारी में पहला क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय ये हमारे कौन से होंगे? ये हमारे अविकारी होंगे। विकारी 4 कौन से? तो विकारी में 4 आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम,
संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और अविकारी में कौन से? क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। ये चारों प्रकार किसके हैं? ये चारों प्रकार अविकारी के हैं और चारों प्रकार को किसके हैं? विकारी के हैं। ये अपने को ध्यान रखना है। और हमारी कल की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे विकारी शब्द। और विकारी शब्द का पहला प्रकार जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, संज्ञा को हम शुरू करने वाले हैं। क्या होती है संज्ञा? किसे कहते हैं संज्ञा? क्या इसकी परिभाषा है? कहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा? कहाँ से ज्यादा प्रश्न बनने की संभावना है? कहाँ से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा? इन चीजों के बारे में हम इस संज्ञा के बारे में विस्तार पूर्वक बात करेंगे। और मैं आपको केवल 3 लाइनें ऐसी बताऊंगा, केवल 3 लाइनें, जिसमें आप किसी भी प्रकार की संज्ञा या संज्ञा का कैसा भी प्रकार होगा उसके प्रश्न को आप आसानी से सोल्व कर पाओगे। उसके लिए पहले हमें विस्तार पूर्वक विस्तार को देखेंगे और उसके बाद में हम धीरे धीरे हमारी जो हमारे मस्तिष्क की जो संवेदना है उसको क्या करेंगे? एक्टिव करेंगे। तब तक के लिए आपको देखते रहना है और अपने तैयारी को बिल्कुल जारी रखना है। अपने मित्रों को भी उनकी तैयारी को, और कुछ नेगेटिव लोगों से आपको थोड़ा दूर रहना है। जो कहता है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो उससे दूर हो जाओ, उससे दूर हो जाओ। केवल पॉजिटिव लोगों के, देखो आपकी बातों से दूसरे व्यक्ति को भी क्या है? एक सकारात्मक जो एनर्जी मिलनी चाहिए। ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तब तक के लिए देखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।